गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार, सुप्रभात। बीए पार्ट सेकेंड ईयर के सभी छात्राओं का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। सब्जेक्ट अपना पॉलिटिकल साइंस, बीए पार्ट सेकेंड ईयर। हम लोग कल पढ़ रहे थे 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 कल हम लोगों ने इसके ऊपर डिस्कशन की थी। 42वां संविधान संशोधन जब देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, उनके कार्यकाल में ये किया गया था। और 42वें संविधान संशोधन की सबसे जो मुख्य बात थी वो ये थी कि संविधान की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना के अंतर्गत अखंडता, संप्रभुता और धर्मनिरपेक्ष नामक या पंथ निरपेक्ष नामक शब्दों को जोड़ा गया था। ऐसा भारत के इतिहास में पहली बार देखने को मिला था कि भारत का जो मूल संविधान था उस मूल संविधान के ढांचे को थोड़ा वो छेड़ने का प्रयास किया गया था। या यूँ कहे कि संविधान की प्रस्तावनाओं में पहली बार यदि कोई परिवर्तन किया गया था तो वो थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत। और संविधान की प्रस्तावना में कि 3 शब्दों को शामिल किया गया था कि धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता नामक शब्दों को जोड़ा गया था। और इस संविधान की प्रस्तावना के इसके अंतर्गत ये भी बात कही गई थी कि 42वां संविधान संशोधन जो किया गया था उसकी कई विशेषताओं का वर्णन भी हम लोगों ने किया था। यानी कि संविधान के अंतर्गत कुछ प्रावधान ऐसे ऐसे थे जिनका वर्णन हम लोगों ने कुछ बातें थी उनके ऊपर डिस्कशन भी किया था कि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। और ये कहा गया था कि नीति निर्देशक तत्व हो या अनुच्छेद 14, 19, 13 का उल्लंघन किया जा सकता है। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। और भी जो इनकी विशेषता या इनके अंदर कुछ शामिल किए गए थे उन सभी टॉपिकों पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि ये जो 42वां संविधान संशोधन है ये इसमें मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए मौलिक अधिकारों को अध्ययन में व्यवस्था की गई थी। राष्ट्रपति के लिए कुछ आवश्यक प्रावधान की मंत्रिपरिषद की सिफारिश के अनुरूप ही कार्य करेगा। अर्थात राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के द्वारा दिए गया जो आदेश है उसकी अवहेलना नहीं कर सकते, उसके सिफारिशों के अनुसार ही वो अपने संपूर्ण कार्यों का संचालन करेगा। और भी कुछ बताए गए थे। ये जो आपातकालीन प्रावधान है उनका वर्णन भी इसके अंतर्गत किया गया था कि अनुच्छेद जो 352 है कि संपूर्ण देश में देश के किसी भी भाग में यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि युद्ध की हुई या तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत राष्ट्रपति घोषणा कर सकता है कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। संसद के सदस्यों की संख्या 2000 से 545 निश्चित कर दी गई। 2000 के अंतर्गत यानी कि 545 की संख्या थी वो निश्चित कर दी गई वर्ष 2000 में। और राज्य सूची में कुछ विषय थे जिन्हें निकालकर समवर्ती सूची के अंतर्गत डाल दिए गए थे। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो राज्य सूची के जो कुछ विषय थे उन विषयों को निकालकर समवर्ती सूची के अंतर्गत डाल दिए गए। जैसे शिक्षा वाला मुख्य विषय था एजुकेशन, ये शिक्षा का जो विषय है वो अभी वर्तमान में किसमें समवर्ती सूची राज्य शिक्षा है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत डाल दिया गया था। और भी कुछ ऐसे विषय थे जैसे परिवार नियोजन आदि, जनसंख्या नियंत्रण आदि को इसके अंतर्गत डिवाइडेड करके इसमें समाहित कर दिया गया था। और फिर इसके अंतर्गत ये भी कहा गया था कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियों को सीमित कर दिया गया था। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की और उच्च न्यायालय की जो न्यायिक शक्ति थी उस न्यायिक शक्ति को भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कुछ हद तक एक प्रकार से कंट्रोल में कर दिया गया था कि आप अपनी सीमा में रहकर आप कार्य करें। उसके बाद देखिए 3 नवीन आवश्यकता की बात, किसी भी विषय को संशोधित कर सकता है। देखिए, इसके अंतर्गत संसद को यह अधिकार दे दिया गया था कि संसद चाहे संविधान के किसी भी विषय को एक प्रकार उसमें संविधान में संशोधन कर सकती है। ये बात भी 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कही गई थी। यानी कि जो 42वां संविधान संशोधन था हम लोगों ने देखा था कि जो राष्ट्रीय मतलब एक प्रकार से जो आपातकाल की घोषणा की गई थी जून का महीना था, करीब 25 जून के समथिंग 1975 में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में। जस्ट उसके बाद की ये घटना थी, ये 42वां संविधान संशोधन किया गया। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में करके कुछ ऐसे संशोधन कर दिए गए कि जो संविधान में वर्णित नहीं थे। जैसे संसद का और विधानसभा का कार्यकाल भी 6 वर्ष कर दिया गया था। यानी कि एक समय ऐसा लगा था कि 42वां जो संविधान संशोधन था ऐसा लग रहा था जैसे कि दादागिरीपूर्ण तरीके से जनता के ऊपर एक थोप कार्य था।
यानी कि केवल और केवल संसद की शक्तियों को बढ़ाने का कार्य किया गया था और कुछ नहीं था इसके अंतर्गत। यानी कि संपूर्ण रूप से एक प्रकार से मौलिक अधिकार भी उसके अंतर्गत समाप्त हो जाएंगे। अनुच्छेद 19 है, 20 है, 21 है, इनको भी एक प्रकार समाप्त करने का कार्य किया गया था। तो यानी कि जो 42 में जो संविधान संशोधन किया गया था वो एक प्रकार से हम ऐसा कह सकते हैं कि उस समय की परिस्थिति के अनुसार ध्यान में रखकर भी वैसे प्रकार का जो निर्णय लिया गया वो पूर्ण रूप से सही नहीं कहा सकता। इसलिए बाद में जो पॉलिटिशियन थे उनको ऐसा लगा कि जो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो प्रावधान तय कर दिए गए उनसे वो लोग संतुष्ट नहीं थे। अर्थात इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में ये किया गया था, तो उनके द्वारा जो कार्य किए गए थे उन कामों से उस समय लोगों को ऐसा लगने लग गया था कि ये जो प्रावधान किए गए वो संविधान के अनुरूप नहीं है। अर्थात जस्ट उसके बाद ही देखिए आप लोग 1977 में 1997 इस समय क्या हुआ कि जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी देसाई को देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। जनता पार्टी की यानी कि जनता पार्टी की सरकार बनी और जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। देश के 1977 में जब देश के मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने प्रधानमंत्री बनते सबसे पहले निर्णय ये लेने का कार्य किया कि जो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो निर्णय लिए गए थे उन निर्णय से वो किसी प्रकार जनता पार्टी की जो सरकार थी वो संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि 44वां संविधान जनता पार्टी के शासन में पारित किया गया था और उसका उद्देश्य ये था कि जो आपातकालीन 44वां जो संविधान संशोधन था 1979 में, उनका मुख्य उद्देश्य ये था जो आपातकाल में जो घटनाएं घटित हुई और जो निर्णय लिए गए वो एक प्रकार से उनकी पुनरावृत्ति ना हो। अर्थात आपातकाल के दौरान जो निर्णय लिए गए 42वें संविधान संशोधन वाला निर्णय था, तो कहता है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए और साथ ही संविधान में जो अवांछनीय संशोधन कर दिए गए थे उन्हें भी एक प्रकार से रद्द करने का कार्य संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच जो शक्ति संतुलन को दोबारा स्थापित करने का प्रयास किया गया था। और साथ ही साथ जो राष्ट्रपति का जो गरिमापूर्ण जो पद था उस पद को भी एक प्रकार से में आपातकाल के अंदर उनकी जो स्थिति थी वापस उनकी स्थिति को पुनर्वापस लाने का कार्य किया गया था। और 44वां संविधान संशोधन करने का मुख्य उद्देश्य था कि जो आपातकाल के अंतर्गत जो प्रावधान नए प्रावधान बना दिए गए थे, डाल दिए गए थे, अर्थात आपातकाल में जो घटनाएं घटी उनकी पुनरावृत्ति फिर से ना हो। कार्यपालिका व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच में जो टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी आपातकाल में, ऐसा है कि उनकी पुनरावृत्ति फिर से ना हो। और राष्ट्रपति की जो स्थिति थी मान सम्मान था उस पद की गरिमा को फिर से बनाए रखे। इसी बात को ध्यान में रखे जनता पार्टी की सरकार बनी। मोरारजी देसाई जब देश के प्रधानमंत्री बने उन्हीं के कार्यकाल में 44वां संविधान संशोधन 1979 में किया गया। और इस 44वें संविधान संशोधन की कुछ प्रमुख विशेषताएं थी, उन विशेषताओं का वर्णन हम लोग करते हैं और उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें प्रावधान किया गया संपत्ति का जो अधिकार था। संपत्ति का अधिकार जो था उस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 के अंतर्गत उसे वर्णन कर दिया गया। अर्थात संपत्ति के अधिकार को सबसे पहले संविधान संशोधन इसमें 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये बात कही गई कि संपत्ति का जो अधिकार था उसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर उसे अनुच्छेद 300 के अंतर्गत समाहित कर दिया गया। अर्थात इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। और जो अनुच्छेद 19 थे, अनुच्छेद 19 के वर्णित संपत्ति की स्वतंत्रता थी उसे समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता दी गई थी उस अधिकार को समाप्त कर दिया गया। कहने का मतलब है कि सबसे पहले जो 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो विशेषता बताई गई उनमें संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया और इस अधिकार को कानूनी रूप देकर अनुच्छेद 300 के अंतर्गत वर्णन कर दिया। अब ये संपत्ति का जो अधिकार है केवल और केवल एक कानूनी अधिकार है, क्योंकि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल किया गया था, तो वहाँ से भी इसे हटाकर अब केवल और केवल ये जो संपत्ति का अधिकार है केवल एक कानूनी अधिकार के रूप में रह गया। पहली विशेषता ये बताता है। दूसरी विशेषता ये बताता है कि जो आपातकाल के दौरान 42वें संविधान संशोधन के दौरान यानी कि आपातकाल के दौरान जो अनुच्छेद 19 और 20 को एक प्रकार से मौलिक अधिकारों को भी एक प्रकार समाप्त करने का कार्य किया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा वापस पुनः अनुच्छेद 19 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। जो 20 और 21 था उसे निलंबित किया जा सकता था आपातकाल के दौरान, लेकिन अब अनुच्छेद 20 और 21 को भी वापस से पुनः मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है।
यानी कि जीवन और स्वतंत्रता के जो अधिकार है वो आपातकाल में भी उनको निलंबित नहीं किया जा सकता, सीमित नहीं किया जा सकता। दूसरी बात है, तीसरी विशेषता बताता है कि आपातकाल अनावश्यक जो गिरफ्तारियाँ दी गई थी आपातकाल के दौरान हुआ क्या था कि आपातकाल के अंतर्गत क्या हुआ था कि पुलिस फोर्स और आर्मी को ये अधिकार दे दिया गया था कि आप जिस व्यक्ति को चाहे उसको गिरफ्तार कर सकते हो और जितने समय तक चाहे उसे जेल में रखने का यानी बंदी बनाने का कार्य कर दिया गया था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन के द्वारा पुनः यह बता दी गई कि जब तक कोई सलाहकार बोर्ड गठित किया जाएगा, जब तक वो सलाहकार बोर्ड ये ऐसा करने के लिए ना कहा जाए कि आप लोगों को अमुक व्यक्तियों की गिरफ्तारी करनी है, जब तक वो आदेश नहीं देगा तब तक आप किसी भारतीय नागरिक की आप गिरफ्तारी नहीं कर सकते, अर्थात उन्हें स्वतंत्रता से वंचित आप नहीं कर सकते। अर्थात जब तक सलाहकार बोर्ड ऐसा करने के लिए नहीं कहेगा कि आप अमुक व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हो और गिरफ्तार करने के बाद उसे आप जेल में डाल सकते हो, जब तक वो सलाहकार बोर्ड गठन किया जाएगा और जब तक बोर्ड ऐसा करने के लिए नहीं कहेगा आप लोगों को, जब तक आप किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं कर सकते। नेक्स्ट विशेषता बताता है कि नीति निर्देशक तत्वों के अध्याय में 38(2) के द्वारा ये व्यवस्था की गई थी कि राज्य की आय की जो असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, अर्थात जो आपातकाल में वो कर दी गई थी। अर्थात राज्य के अंतर्गत जो आय की विषमता है, प्रत्येक राज्य के अंदर इनकम के जो सोर्स है, अर्थात राज्य के अंतर्गत जो आय से संबंधित जो प्रावधान है उन प्रावधानों को आप लोगों को कम करने का प्रयास करेगा। अर्थात जो असमानताएं 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कर दी गई कि राज्य को इतने आय के अंतर्गत सीमित कर दिया गया कि राज्य इतने के अंतर्गत ही रहेगा। तो ये कहता है कि जो असमानताएं विद्यमान हो गई थी राज्य के अंतर्गत जो इनकम के जो सोर्स थे उनको असमानताओं को दूर करने का प्रयास 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किया जाएगा, यानी कि जो असमानताएं थी उन असमानताओं की दूर करने का प्रयास किया गया था। अब इसके बाद देखिए जो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां और समुदाय संबंधित जो प्रावधान इस संशोधन के द्वारा किए गए थे उन्हें वापस पुनः समाप्त कर दिया गया। अर्थात राष्ट्र विरोधी गतिविधियां के अंतर्गत जो प्रावधान किए गए थे वो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किए गए थे वो 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत समाप्त कर दिए गए हैं। अर्थात गतिविधियां समुदायों को संबंधित जो प्रावधान थे वो वापस से दे दी गई कि निश्चिंत रहकर आप राज्य के अंतर्गत रह सकते हो, यानी कि जो 44वें संविधान संशोधन राष्ट्र विरोधी एक प्रकार से एक ऐसा माहौल बना दिया गया था जिससे देश में रहने वाली जनता में एक भय की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो अर्थात राष्ट्र विरोधी जो गतिविधियां और समुदाय संबंधी जो प्रावधान थे उनको भी एक प्रकार 44वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट देखिए 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो लोकसभा और राज्य की जो विधानसभाएं थे, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं का जो कार्यकाल था वो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत उनका कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन पुनः 44वें संविधान संशोधन 1979 के अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल फिर से 5 वर्ष का कर दिया गया था। अर्थात संसद और विधायकों के सदस्यों को अंतर्न्याय संबंध में राष्ट्र अधिकार पुनर्स्थापित कर दिए गए। अर्थात राष्ट्रपति द्वारा इस संबंध में अब देखिए जो संसद और राज्य की जो विधानसभाएं हैं वो राष्ट्रपति से समय समय पर सलाह मांग सकती है निर्णय देने के लिए। पहले क्या होता था कि एक प्रकार से बाध्य कर दिया गया था राष्ट्रपति को, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ कि उन्हें इलेक्शन कमीशन से सलाह लेने का सलाहकार के रूप में आवश्यक कर दिया गया है कि चुनाव से संबंधित जो सलाह वो ली जा सकती है। फिर बाद में देखिए कि राष्ट्रपति को पहले क्या था 42वें संविधान संशोधन मंत्रिपरिषद के द्वारा यदि कोई कार्य दे दिया गया कि इसके ऊपर आप लोगों को हस्ताक्षर करने होंगे, पहले ही ये प्रावधान कर दिया गया था 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये वापस से कर दिया गया कि राष्ट्रपति चाहे तो मंत्रिपरिषद के द्वारा जो सलाह मांगी गई है वो उसे पुनर्याचिका के लिए लौटा सकता है। लेकिन यदि वो सलाह पुनर्याचिका राष्ट्रपति के पास फिर से भेजी जाती है तो ऐसी स्थिति दूसरी बार में पुनर्विचार के रूप में राष्ट्रपति को उसका अनुसार कार्य करना ही होगा, यानी कि उसे सलाह दोबारा ऐसा घटना घटती होती उसे दोबारा ऐसी स्थिति में उसे सलाह कार्य करना ही होगा। अब देखिए आपातकाल के अंतर्गत क्या हुआ था कि जो आंतरिक गड़बड़ी नामक जो शब्दों की स्थापना कर दी गई थी उन शब्दों को एक प्रकार संविधान से हटा दिया गया, यानी कि सशस्त्र विद्रोह नामक शब्द की स्थापना कर दी गई थी। अर्थात अनुच्छेद जो 356 था जो आपातकालीन घोषणा वाला था, राज्य के अंतर्गत यदि संविधान के अनुसार राज्य सरकारें सत्ता का संचालन नहीं कर रही हैं तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत राज्यपाल के द्वारा जो सिफारिश भेजी जाएगी उसके ऊपर मंथन किया जाएगा और उसके बाद ही राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है।
सामान्यतः ये एक बार में 6 महीने के लिए हो सकती है या अधिकतम 1 वर्ष के लिए इसे बढ़ाया जा सकता है, और यदि चुनाव आयोग सिफारिश कर दे तो इसे 3 वर्ष के लिए किया जा सकता है। अब देखिए 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये कहा था कि राज्य के अंतर्गत जब चाहे तब केंद्र यानी कि भारत संघ अपने अर्धसैनिक बलों की जो शक्ति थी, टुकड़ियाँ थी, वो जब चाहे जब भेज सकता था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये फिर से ये प्रावधान किया गया कि जब तक राज्य सरकार की अनुमति नहीं होगी तब तक केंद्र सरकार उस राज्य में अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति नहीं कर सकती, यानी कि वो नहीं भेज सकती। इस बात का भी ध्यान रखा गया है, यानी कि राज्य सरकारों की अनुमति के बिना अर्धसैनिक बलों को राज्य में नहीं भेज सकोगे आप लोग, यानी कि राज्य सरकारों की जब तक अनुमति नहीं दी जाएगी तब तक आप अर्धसैनिक बलों को आप उस राज्य के अंतर्गत नहीं भेज सकते। अब देखिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय या संसदीय विधायकों के द्वारा जो कानून पारित किए जाते हैं उन्हें अघोषित करने का जो अधिकार फिर से प्रदान कर दिया गया, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय को और उच्च न्यायालय को ये अधिकार भी दे दिए गए हैं कि यदि संसद और राज्य की जो विधानसभा यदि ऐसे संविधान के विरुद्ध में यदि किन्हीं कानूनों का निर्माण कर लेती है तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय उन्हें अवैध घोषित कर सकते हैं। तो ऐसा प्रावधान भी कर दिया गया था। जैसे 38वें संविधान संशोधन को रद्द कर दिया गया था। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकटकालीन जो घोषणाएं थी वो न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन 39 संविधान संशोधन के द्वारा इसे रद्द कर दिया गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव संबंधित विवाद होंगे, उन विवादों का जो निपटारा है वो डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत ही रखा जा सकता है। तो ये कुछ विशेषताएं थी जो 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत रखी गई थी। देखिए उनको हम एक बार डिस्कशन उनके ऊपर कर लेते हैं। ये आप लोगों को कभी कभी क्या था 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन, ये दोनों कभी कभी क्या 2 नंबर में, तो आप लोग क्वेश्चन आता है इनका 42वें का और 44वें का, लेकिन कभी कभी क्या 5 नंबर में भी क्वेश्चन टकरा जाता है कि 42वें संविधान संशोधन को आप लोग समझाइए या 44वां जो संविधान संशोधन था उसके बारे में वर्णन कीजिए। तो 2 नंबर और 5 नंबर और बड़ा क्वेश्चन भी इनका आप लोगों को कई बार बन चुका है, तो आप लोग विशेषकर इसके बारे में पूरा डिस्कशन करना चाहिए। देखिए आप लोग 44वां संविधान संशोधन था वो 1979 में पारित किया गया था, जब जनता पार्टी की सरकार थी और मोरारजी देसाई 1977 में देश के प्रधानमंत्री बने थे, तब की घटना था। अब देखिए इसमें 44वां संविधान संशोधन पारित इसलिए किया गया था, इसमें कहा गया था आपातकाल में जो घटनाओं का जो वर्णन हो चुका है, यानी कि आपातकाल की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए 44वां संविधान संशोधन किया गया था 1979 में। और इस 44वें संविधान संशोधन की कुछ विशेषताएं थी, उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। अब देखिए वो कौन सी विशेषता है उनके बारे में एक बार फिर से हम लोग बात करते हैं। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया था, अर्थात जो संपत्ति का जो अधिकार था उस संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकालकर इनका वर्णन अनुच्छेद 300 क में इसको डाल दिया गया था। अब ये संपत्ति का अधिकार केवल और केवल एक कानूनी अधिकार बनकर रह गया, यानी कि मूल अधिकारों की श्रेणी से इसे हटा दिया गया था। भारतीय संविधान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या मैंने बताया था 7 थी। ये संपत्ति के अधिकारों निकालने के बाद अब वर्तमान में प्रत्येक भारतीय नागरिक को कुल केवल और केवल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। दूसरी विशेषता बताता है कि आपातकाल में जिन मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था उन्हें कहा कि उन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल आप लोगों का 21, 19, 20 और 21 वाला जो आर्टिकल है जो आपातकाल में समाप्त कर दिया गया था, लेकिन पुनर्फिर से इस 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इन अधिकारों को बहाल कर दिया गया, यानी कि नहीं किया जा सकता। अब फिर कहता है कि तीसरी विशेषता सलाहकार बोर्ड की अनुमति के बिना आपातकाल में भी आप किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकते। तीसरी विशेषता कहता है कि एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा और जब तक वो सलाहकार बोर्ड ऐसा करने के लिए नहीं कहेगा तब तक आप किसी आपातकाल में भी आप किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकते। सलाहकार बोर्ड का गठन कर लिया गया और सलाहकार बोर्ड के गठन के बाद ये कहता है कि जब तक वो बोर्ड नहीं कहेगा तब तक आप किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट विशेषता कहता है कि राज्य की जो आय की जो असमानताएं थी उसे भी दूर करने का कार्य इसे 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट देखिए 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन फिर से 44वें संविधान संशोधन की जो नेक्स्ट विशेषता है कि लोकसभा एवं विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर फिर से 5 वर्ष कर दिया गया है।
यानी कि 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत फिर से इनके कार्यकालों को हटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट विशेषता देखिए कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के निर्णय को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन यदि दोबारा वो राष्ट्रपति के पास वो भेजा जाता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को उन्हें वापस लौटा नहीं सकता, उनको स्वीकृति देनी होती है। नेक्स्ट विशेषता देखिए आंतरिक अशांति शब्द की स्थान पर सशस्त्र विद्रोह, इस शब्द को संविधान के अंतर्गत जोड़ दिया गया था, जो आपातकाल में 42वें संविधान संशोधन में यह था आंतरिक अशांति शब्द का गठन कर लिया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा फिर से यह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था। नेक्स्ट विषय देखिए राज्य सरकारों की अनुमति के बिना संघ अर्धसैनिक बलों को राज्य के अंतर्गत नहीं भेज सकता। पहले भेज सकता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यह बात भी तय कर ली गई कि अब केंद्र सरकार जब तक राज्य सरकार यह अनुमति नहीं देगी तब तक बिना अनुमति के अर्धसैनिक बलों को उस राज्य में नहीं भेज सकता। फिर देखिए सुप्रीम कोर्ट संसद और विधानसभा के द्वारा यदि संविधान के विरुद्ध कोई कानून बनाता है तो उन कानूनों को वो अवैध घोषित ठहरा सकता है, इसका प्रावधान भी किया गया है। इस बात का भी आप लोगों को विशेषकर ध्यान रखना है। तो ये आप लोगों का 42वां संविधान संशोधन 1976 हो गया, और उसके बाद में जो 44वां संविधान संशोधन था 1979, ये आप लोगों को विशेषकर ध्यान रखना है। यहाँ तक आप लोगों का अपना आज का चैप्टर यहीं पर रहेगा, आगे के ऊपर डिस्कशन करेंगे हम लोग कल। थैंक यू वेरी मच।